जय हिंद स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है, कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हमेशा कभी आप कोई भी कंपटीशन देंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ये चैप्टर जो इंटीग्रल है क्लास 12 का हमेशा आपके काम आने वाला है। ठीक, तो आप लोगों से एक सजेशन है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए और कुछ भी इसमें मिस मत करिए। ठीक, इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। अब डे बाय डे, लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब ये चैप्टर जो है इंटीग्रल, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके बच्चों, डेफिनेशन इसकी ये है, अ फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और एन इंटीग्रल। इसको एंटी डेरिवेटिव बोले या फिर इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव नाम से ही क्लियर है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ये कैसा प्रोसेस है, ये हमारा डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है ना। जैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसके एंटी डेरिवेटिव के नाम से ही क्लियर है ये बात। ठीक, ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इफ क्या फाई डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मीन्स एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाई एक्स तभी कहलाएगा, इंटीग्रल तभी कहलाएगा इफ फाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। मीन्स इस बात को आप और अच्छे से समझिए। ठीक, देखिए क्या बात है। बात यह है कि अगर इफ डी अपॉन डी एक्स of phi x that is phi dash x is equals to fx, then we conclude that integration of phi x, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to dx is equals to phi x plus c। अभी तो डिफिनेशन में क्या था कि phi x क्या होगा, अगर फाई एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फाई एक्स। अब बीच में सी कहाँ से आ गया ना, इस बात को समझते हैं हम लोग। जो हमारा सी कांस्टेंट टर्म है बच्चों, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन फाई एक्स के साथ कोई कांस्टेंट भी रहा हो, जैसे मैंने लिखा फाई एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट के साथ आ जाए तो कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक, अब वो जीरो आ गया तो जीरो का फिर से हम इंटीग्रेशन, वो पता ही नहीं कि कुछ था कि नहीं था, तो उसको हम इंटीग्रेशन में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए फिर हम उस कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको कंप्लीट फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डिफरेंशिएशन था। फाई एक्स का डिफरेंशिएशन था, बहुत अच्छी बात है, सही था, लेकिन फाई एक्स का साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म अगर रहा होगा तो उस कांस्टेंट टर्म को भी हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक, इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब आगे क्या करते हैं हम, कुछ इसकी जनरल फॉर्म्स हैं डेरिवेशन इंटीग्रेशन के, उन जनरल फॉर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। ठीक, ओके, तो इसको मार्क कर देते हैं डेफिनेशन को। आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। और जो हमारा पहला फॉर्म है, बहुत नॉर्मल फॉर्म है, हमेशा आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये है कि आपको पता है कि डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या होगा, ये हो जाएगा एन प्लस वन स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, पावर इसके एक्स पावर में क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, एन प्लस वन था तो एक घटेगा तो एन बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ओके, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स एन। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो ये हमारा फंक्शन था लिखा था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स पावर एन। That means by the definition of integration we conclude that the integration of x power n with respect to dx will be equals to x power n plus 1 upon n plus 1 plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कहां से आया, ये बात आप लोग बखूबी समझ चुके हैं। अगर नहीं भी समझे हैं तो आपको एग्जांपल्स पे इसको हम जरूर समझाएंगे। ठीक, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स फ्रॉम द definition of antiderivative or integral we conclude that integration of 1 upon x with respect to dx will be equal to log x. Okay, and a constant integration constant c is added. Okay, now we know that integration of differentiation of e की power x with respect to x equals to e की power x. Okay, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा e की पावर x एंड प्लस c। ऑलवेज
we will add integration constant at the end of the integration result. Okay, now the fourth one is d upon dx of a की पावर x अपॉन log x. ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर पढ़ा है. क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंस d अपॉन dx ऑफ a की पावर x इक्वल्स a की पावर x log a. ये जरूर पढ़ा हम लोगों ने. ठीक, अब ये जो हमारा इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? log एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम इधर ले आ सकते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन log a इंटू d अपॉन dx ऑफ a की पावर x बराबर a टू द पावर x. ओके, हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ, अब हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के अंदर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a will be equals to a की पावर x. okay, now the same result has been derivated here. okay, a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन पता था, वहां से हम लोगों ने क्या निकाला? a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a की पावर x. ओके, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों ने इसलिए किया बच्चों ये, क्योंकि हम लोगों को पता लगाना था कि a की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम लोगों ने वहां से डेराइव करके निकाला कि a की पावर x अपॉन log x, सॉरी log a a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन a की पावर x है. अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव वी कंक्लूड दैट इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन log a. क्लियर? इसलिए हम लोगों ने किया. बाद में ये हमेशा एक हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमेशा ऐड होगा. ठीक, इसको हमको नहीं भूलना है. ठीक, अब लोग फिफ्थ पार्ट है, हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कर लेते हैं. साइन x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू cos x. ओके, दिस इंप्लाइज दैट कि डिफरेंशिएशन अगर साइन x cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x एंड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज एडेड. ओके, इसको आप लोगों को नहीं भूलना है. अब ये 5 नॉर्मल फॉर्म जो जनरल फॉर्म्स हैं हमको पता हो गए हैं. अब आगे के 5 और हम लोग पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्री के पूरे जनरल फॉर्म्स हम लोग जान लेंगे. एक हो गया, 5 और. ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक बच्चों, इसको पास कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने. ठीक, जो हमारा 6th पार्ट है वो हो जाएगा. हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता था? माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x. हाँ, तो अगर माइनस cos x से करें तो क्या हो जाएगा? साइन x. ओके, बहुत सिंपल सी बात है. दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल टू माइनस cos x एंड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज एडेड. ओके, सेम चीजें हैं. अब 7th पार्ट इज d upon dx of tan x. d upon dx of tan x हमको पता है क्या होता था? sec square x. ओके, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec square x with respect to x will be equal dx will be equals to tan x and इंटीग्रेशन कांस्टेंट c is added. ओके बच्चों, 8th पार्ट है. हमको पता है कि d अपॉन dx क्या? cot x का क्या होता था? cot x होता था माइनस cosec स्क्वायर x. ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बातें आपको याद होनी ही चाहिए. अगर नहीं याद है तो फिर आप लोग उसको याद कीजिए जाकर के. ठीक, याद करने के साथ साथ समझिए भी. अब cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस cot x क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर x. इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमको पता लगाना है कि cosec स्क्वायर x जो हमारा है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा. उसके बाद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू माइनस cot x. ओके, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज एडेड. ठीक, अब जो 2 और इंपॉर्टेंट बचे हैं फॉर्म्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो हो जाएंगे d अपॉन dx ऑफ क्या था? sec x. d अपॉन dx sec x होता था sec x tan x. क्या होता था? sec x tan x. ओके, दिस इंप्लाइज दैट
डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x with respect to dx will be equals to क्या sec x सॉरी sec x plus integration constant c is added. ओके ठीक. जो लास्ट वन इज d upon dx means differentiation of cosec x with respect to x will be equals to, आप लोगों को याद होगा किसके इक्वल होता है ये होता था माइनस cosec x इंटू cot x. फिर से हम क्या करेंगे, माइनस साइन यहां से हटाएंगे, यहां पर रख देंगे. क्यों? क्योंकि cosec x का होता था cosec x cot x एंड फ्रॉम देयर वी कंक्लूड दैट माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cosec x cot x. ओके क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको cosec x cot x पॉजिटिव टर्म्स का निकालना है. हो जाएगा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ओके तो ये 10 जो जनरल फॉर्म्स हैं हमने इस वीडियो में आपको कवर किया. उम्मीद किया कर रहा हूं कि आप लोगों की बातें समझ में आई होंगी. अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है बच्चों तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे. इन 10 फॉर्म्स में कुछ भी नहीं है, केवल एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन है क्या, ये एंटी डेरिवेटिव है. मींस जो डिफरेंशिएशन था उसका रिवर्स प्रोसेस है. फिर मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं कि अगर कोई फंक्शन फाई x है उसका डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन fx है तो fx का डिफरेंशिएशन होगा फाई x fx का इंटीग्रेशन होगा फाई x प्लस c. सिंपल. ओके अब ये c कहां से आ गया? c वहां ऐसा है कि जो हमारा फंक्शन फाई x रहा होगा शुरुआत में जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई x साथ में भी कोई कांस्टेंट रहा हो जिसका डिफरेंशिएशन जब किए हो तो वो जीरो हो गया होगा. वो जीरो होने के बाद fx में वो इंक्लूड नहीं किया हो गया होगा. इसलिए फिर से जब हम fx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फाई x तो मिलेगा लेकिन वो कांस्टेंट टर्म जो फाई x में रहा होगा वो नहीं मिलेगा. इसलिए हम फाई x अपनी तरफ से अलग से ऐड कर देते हैं. अब बात उठती है कि फाई x के साथ कांस्टेंट रहा नहीं, जरूरी थोड़ी कि हमेशा रहा ही हो सकता है कभी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म हो सकता ना हो. जैसे मैंने fx यहाँ फाई x मान लू, ये एक तो मैं मान सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x और दूसरा केस ये भी बनता है कि 5x हमारा हो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9 समथिंग कुछ भी हो सकता है ना. ये दोनों बातें. तो अगर ये 5x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको आइडिया लगेगा, लेकिन ये जो हमारा 9 है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलेगी इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करने पे. अब यही हमारा कांस्टेंट बाद में मार्क्स में ऐड करते हैं जब fx का इंटीग्रेशन करते हैं 5x के रूप में लिखते हैं. ठीक. अगर आपको बातें समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आई है तो हम एग्जांपल्स में आपको इस बात को समझाएंगे. ठीक. जिस केस में हमेशा c इसलिए ऐड करते हैं कि अगर 5x के साथ कांस्टेंट टर्म रहा होगा तो हमारा वो c की वैल्यू वो होगी. अगर 5x के साथ हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होगा बच्चों तो उस केस में हमारा c की वैल्यू क्या होगी? 0. ओके क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.